Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about what are the information that you should write or you should note down while taking the history of an orthopedic condition. Okay, so basically, I'm going to talk about the orthopedic assessment, but especially what are the things or what are the information that you should put while taking the history of a पेशेंट ओके। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑर्थोपेडिक कंडीशन के बारे में ही है। ठीक है, जो बुक मैं रेफर कर रहा हूं उस बुक का नाम है मैगी। ओके, मैगी ऑर्थोपेडिक्स। इस बुक का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये वीडियो क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो प्लीज आपको इस वीडियो को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हिस्ट्री किसी भी पेशेंट का क्यों जरूरी है, तो कुछ 6-7 बातें हैं उसको जान लेनी चाहिए। जैसे कि जो भी कंडीशन है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन बताता है। दूसरा, जो कंडीशन है उसका जो प्रेजेंट स्टेट है वो बताता है। प्रोग्नोसिस में हेल्प करता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, रेड फ्लैग्स और येलो फ्लैग्स में आपको एक तरह का इंफॉर्मेशन आपको बताता है। तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं ये वीडियो में आपको एक एक चीज में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा था। पिछले वीडियो नहीं, मतलब बहुत पहले मैंने अपलोड कर रखा है। आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हालांकि मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला चीज इंक्लूड करेंगे वो है हमारा एज। ओके, now there are various diseases which are seen in adolescent or teenager, even in old age or even in young people. जैसे कि लेग पर्ट्स डिजीज, श्योरमैन्स डिजीज, ये सारे डिजीज आपको एडोलसेंट में या फिर टीनेजर्स में देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आपको यंग पीपल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि शोल्डर इम्पिंजमेंट के केसेस में। तो एज एक फैक्टर है, एज आपको लिखना है हिस्ट्री में। दूसरा आता है जेंडर। नाउ देर आर सम डिजीज विच आर जेंडर स्पेसिफिक, जैसे कि मेल में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम या फिर ब्लैडर इश्यूज ज्यादातर देखा जाता है। फीमेल में सर्वाइकल या फिर ब्रेस्ट के इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ऑक्यूपेशन, तीसरा है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीजें हम लोग नोट डाउन करते हैं, किन किन चीजों का इंफॉर्मेशन हम लोग पेशेंट से लेते हैं। तो सबसे पहला है कि वो पेशेंट करता क्या है, व्हाट पीपल डू इन वर्क। ओके, दूसरा उसका पोस्चर कैसा है, क्या वो बैठ के काम करता है, क्या वो दिन भर चलता रहता है, क्या वो बाइक पे ज्यादा देर राइड करता है, ये सारी चीजें। अब इसका एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जो लेबर पीपल होते हैं उनमें ज्यादातर चांसेस है कि दे कैन सफर फ्रॉम मसल स्ट्रेन, क्योंकि वो हेवी वर्क ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिचुअल पोस्चर एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन कॉज्ड बाय सम ऑक्यूपेशन मे इंडिकेट लोकेशन और सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है कि हैबिचुअल पोस्चर और रिपीटेटिव स्ट्रेन कुछ कुछ ऑक्यूपेशन में ऐसा बन जाता है। आप जैसे कि ऑफिस क्लास के जो लोग होते हैं जिनको ऑफिस ही जाना है, वो दिन दिन भर बैठे रहेंगे। ठीक है, रिपीटेटिव स्ट्रेन करने का मतलब है कुछ ऐसे, जैसे कि अगर आप देखें, अगर तो अपने घर के आसपास ही तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि साइकिल पे भारी भारी सामान लेकर के चलते हैं, कुछ अपने कंधे पे भी लेकर के चलते हैं। तो बेसिकली क्या है, मसल में बहुत ज्यादा अ, जो आपका स्ट्रेन है वो पड़ रहा है ना। यहाँ पे एक बात आता है कि कुछ ऑक्यूपेशन में हैबिचुअल पोस्चर और रिपीटेटिव स्ट्रेन के कारण आ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि लोकेशन और सोर्स क्या है उस प्रॉब्लम का, वो पता लगाया जा सकता है ना। चौथा है व्हाई पेशेंट केम फॉर हेल्प। ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट कुछ अपना चीफ कंप्लेन लेकर के आएगा, सो दैट मींस हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस या फिर चीफ कंप्लेन। ओके, नाउ इट शोज व्हाट पेशेंट वांट्स टू डू फंक्शनली एंड व्हाट पेशेंट इज अनेबल टू डू फंक्शनली। तो जब आप चीफ कंप्लेन लेंगे तो पेशेंट आपको बोलेगा कि भाई मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा, मैं अपना पाँव नहीं उठा पा रहा, मैं पहले ये कर पाता था अब ये नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो वो आपको दो तरह की चीजें बताएगा। पहला तो है कि पेशेंट क्या करना चाहता है। ठीक है, पेशेंट अगर बोल रहा है कि नहीं मुझे पहले की तरह बाइक चलाना है, तो वो एक हुआ। दूसरा, वो अभी क्या नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज द टू थिंग्स विच बेसिकली पेशेंट सेज। तो ये भी आपको लिखना है ना।
It also provides a clear approach of treatment for the patient. Okay, for the patient. ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार आपको पता चल जाए कि क्या नहीं कर पा रहा है और पेशेंट को क्या करना है, ठीक है, तो आपका एक अप्रोच जो है वहां से आपका बनना शुरू हो जाता है. नाउ द फिफ्थ थिंग इज मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में कई सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कई सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है, जैसे कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी कि रिस्क फैक्टर, टू डिटरमाइन विच स्ट्रक्चर वाज इंजर्ड, ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर इंजर हो सकता है. तीसरा है, वॉज द इंजरी माइक्रो और मैक्रो. अब छोटा मोटा इंजरी हुआ है या फिर कोई बड़ा इंजरी हुआ है, जैसे कि गाड़ी से गिर जाना, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सारी चीजें. एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एक कंडीशन है टेरिबल ट्रायड. टेरिबल ट्रायड में एमसीएल, एसीएल और मीडियल मेनिस्कस का इंजरी हो जाता है, नी जॉइंट, ठीक है. सो उसको हम लोग कह देते हैं टेरिबल ट्रायड. तो वो होता है ड्यू टू ब्लो टू द लेटरल साइड ऑफ नी व्हाइल नी इज फ्लेक्स्ड एंड फुल वेट ऑफ द पेशेंट इज ऑन द नी एंड फुट इज फिक्स्ड, ठीक है. तो ये एक तरह का एग्जांपल हो गया. तो आपको अब आप जैसे ही पेशेंट आपके पास आया है जिसमें एमसीएल, एसीएल और मीडियल मेनिस्कस इंजरी हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, सो यू नीड टू नो दैट. ओके, तो आप पेशेंट से पूछेंगे और फिर आप अपना आइडिया लगाएंगे कि ओके टेरेबल ट्रायड ही है इसको, ठीक है. सो इस तरह से. नाउ एनी अनयूजुअल या फिर न्यू फैक्टर्स, कुछ ऐसा अनयूजुअल सा चीजें या कुछ ऐसा न्यू फैक्टर्स जैसे कि सस्टेन्ड पोस्चर, रिपीटेटिव एक्टिविटी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जनरल हेल्थ, ये सारी चीजों को भी आपको नोट डाउन करना है. नाउ द सिक्स्थ वन इज, वाज द ऑनसेट ऑफ प्रॉब्लम स्लो या फिर सडन. जो प्रॉब्लम उनको हुआ था वो स्लोली हुआ था या एकाएक हो गया था. तो इसमें कई सारे सवाल आप पूछते हैं पेशेंट से कि पहला है, डज द पेन गेट्स वर्स विद ईच पासिंग डे. अब जैसे कि मान लीजिए 1 मार्च को हुआ और पेशेंट आपके पास 15 मार्च को आया है, तो आप उससे पूछेंगे कि 1 मार्च से 15 मार्च तक जो दर्द था आपका धीरे धीरे क्या वो बढ़ रहा था. तो ये एक पहला सवाल हुआ. दूसरा, डिड कंडीशन स्टार्ट एज माइल्ड एक एंड देन प्रोग्रेस्ड टू कंटिन्यूअस पेन. पहले धीरे कम दर्द होता था, अभी आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ है. तीसरा है एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर. क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि पेन जो है वो बढ़ जाता है, और कौन सा ऐसा काम करते हैं या कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें अगर आप सोते हैं या बैठते हैं या लेटते हैं तो वो आपका दर्द घटता है. तो ये भी एक तरह का आपको नोट डाउन करना होगा. फिर आता है, वॉज सडन ऑनसेट कॉज्ड बाय ट्रॉमा और वॉज इट सडन विद लॉकिंग बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म और पेन. तो ये जो आपका प्रॉब्लम हुआ है, ये ट्रॉमा की वजह से हुआ है या फिर इट वॉज सडन बिकॉज ऑफ लॉकिंग, बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म या फिर दर्द के कारण हुआ है. ओके, तो ये सारी चीजें. सातवां पॉइंट आता है, वेयर आर द सिम्टम्स दैट बॉदर द पेशेंट. तो एक कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में दर्द हो रहा है या फिर एक जनरल एरिया में दर्द हो रहा है, जैसे कि क्या पूरे शोल्डर में पेन हो रहा है या फिर शोल्डर में भी कहीं एक खास जगह पे दर्द हो रहा है. तो ये आपको जानना है. ये क्यों जानना जरूरी होता है, ताकि येलो फ्लैग्स का पता लग सके. ओके, अच्छा, एक और चीज है कि क्या डोमिनेंट साइड या नॉन डोमिनेंट साइड, इन दोनों में से कौन सा साइड इंजर हुआ है. ओके, ये भी आपको पूछना है. नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंजरी टू द डोमिनेंट साइड may lead to greater functional limitation. ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा राइट हैंड, मैं जो भी काम करता हूं वो राइट हैंड से करता हूं, तो अगर मेरा राइट हैंड अगर इंजर्ड होगा तो बहुत सारे ऐसे काम है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा. सो दैट मीन्स ग्रेटर फंक्शनल लिमिटेशन हो जाएगा वहां पे. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, वेयर वाज द पेन और अदर सिम्टम्स व्हेन पेशेंट फर्स्ट हैड द कंप्लेन. तो जब आपको सबसे पहली बार प्रॉब्लम हुआ था तो उस वक्त दर्द या फिर उस वक्त सिम्टम्स कहाँ पे हो रहे थे. अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जो पेन, जिसको आप दर्द बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है ना, पेन इज सब्जेक्टिव, इट इज वेरी सब्जेक्टिव. क्यों ये सब्जेक्टिव कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से ये यूनिक होता है, ठीक है. इट इज सब्जेक्टिव एंड इट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. नाउ आई ट्राई टू अपलोड फ्यू वीडियोस ऑन पेन बिकॉज इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है. तो ये एक वीडियो में तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये किसी भी कारण से हो सकता है, ये कॉग्निटिव हो सकता है, आपने सुना होगा फिजिकल, मेंटल, बहुत सारी चीजें. तो खैर इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, if intensity of the pain or symptoms is such that patient is unable to move in a certain direction or hold a particular posture, then symptom is said to be severe. तो symptom को severe कब बोलेंगे, अगर दर्द या symptom इतना है कि पेशेंट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है या फिर उस पर्टिकुलर पोस्चर को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो सिम्टम को हम लोग सीवियर कहेंगे.
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सिम्टम या फिर पेन धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली वर्स होता चला जा रहा है मूवमेंट के साथ, ओके, या फिर जितना देर आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से जो सिम्टम है और जो दर्द है वो और बढ़ता चला जा रहा है, तो उस सिम्टम को हम लोग कह देते हैं दैट इज इरिटेबल। ओके। अब यहाँ पे कुछ पेन के क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सबसे पहला है हमारा एक्यूट पेन और दूसरा है हमारा क्रॉनिक पेन, इसको भी समझ लेते हैं। नाउ एक्यूट पेन इज नथिंग बट सीवियर कंटिन्यूअस मोर इरिटेबल रिजल्टिंग इन पेन। ओके, मोर इरिटेबल पेन, ठीक है, मोर इरिटेबल पेन। दूसरा, इट इज वेरी अर्ली इन मूवमेंट, ठीक है, तो मतलब जैसे तुरंत चोट लगा अगर आप उस समय मूवमेंट करेंगे, सो उस वक्त जो पेन होगा वो दैट इज नोन एज एक्यूट पेन। ओके। नाउ मिनिमल एक्टिविटी विल ब्रिंग ऑन सिम्टम्स एंड ऑफ्टन द पेन विल रिमेन आफ्टर द मूवमेंट हैज स्टॉप्ड। मान लो किसी को एंकल ट्विस्ट हुआ है, एंकल इंजरी हुआ है, तो थोड़ा भी आप एंकल मूव करेंगे तो आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा, और अगर आप मूवमेंट आप रोक भी देंगे, एंकल अगर आप नहीं भी मूव करेंगे तो भी आपको दर्द कॉन्टिन्यूसली फील होगा। Now it is associated with anxiety. Okay. Now let's talk about the chronic pain. Now it is more aggravating, but it is not that intense. Okay. And it is associated with depression. Now, अब यहाँ पे एक बात आता है, ये इसी को भी मैं लेके चल रहा हूँ, वेयर वॉज द पेन और अदर सिम्टम्स व्हेन द पेशेंट फर्स्ट हैड द कंप्लेंट, उसमें ही नेक्स्ट पॉइंट अब आ रहा है हमारा, हैज द पेन मूव्ड और स्प्रेड। यानी कि पहले शोल्डर में हुआ करता था, क्या अभी आपको एल्बो में है, या शोल्डर से एल्बो तक में है, तो ये सारी चीजें। फिर है इज द ट्रिगर पॉइंट प्रेजेंट, क्या ट्रिगर पॉइंट है। नाउ व्हाट इज ट्रिगर पॉइंट? ट्रिगर पॉइंट इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरियाज ऑफ हाइपर इरिटेबिलिटी विद इन द टिश्यूज एंड दे आर टेंडर टू कंप्रेशन। जब आप कंप्रेस करोगे तो वो टेंडर होता है, वहां पे आपको दर्द फील होगा, ठीक है। एंड इट कैन गिव रेफर्ड पेन दैट इज स्टेडी डीप एंड एकिंग। सो दिस इज व्हाट टेंडर सॉरी ट्रिगर पॉइंट्स इज। Now, referred pain is felt at the site other than the injured tissue. अब जैसे कि लो बैक पेन में इंजरी हुआ है और दर्द हो रहा है हमको थाई में या फीट में, सो दैट इज रेफर्ड पेन। अब वो दर्द क्यों हो रहा है? दर्द हो रहा है हमारा लो बैक की वजह से, बट जहां पे इंजरी हुआ है वहां पे पेन ना होकर के कहीं और पे पेन हो रहा है। ओके। नाउ इन जनरल एरिया ऑफ पेन enlarges और बिकम मोर डिस्टल एज द लीजन वर्सन। तो लीजन जितना ज्यादा खराब होता चला जाएगा, जितना ज्यादा वर्स होता चला जाएगा, उतना ही पेन का जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा डिस्टल होता चला जाएगा। ओके। और यही इसका ऑपोजिट भी है कि जैसे जैसे आपका जो लीजन है वो ठीक होता चला जाएगा, वैसे वैसे जो दर्द का एरिया है वो ज्यादा लोकलाइज्ड होता चला जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा और ठीक होता चला जाएगा। ओके। नाउ इसमें एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप क्या देख सकते हो, डज द पेन अकर ओनली एट द एंड रेंज ऑफ मोशन। क्या दर्द हो रहा है एंड रेंज ऑफ मोशन पे, इन द पार्ट ऑफ रेंज ऑफ थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन वो दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूछना है और जानना है ये सारी चीजें। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्ट मूवमेंट या एक्टिविटी कॉजेज द पेन। कौन सा ऐसा मूवमेंट या कौन सा एक्टिविटी करने से पेन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पेशेंट को ये नहीं करना है कि आप करके दिखाइए, क्योंकि अगर आप करके दिखाइएगा आप जैसे ही करोगे, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चन एंड डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद द पेशेंट, राइट। तो अगर आप उसको बोलोगे कि आप मूवमेंट करके दिखाओ, सो दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या करना है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटी करने से या मूवमेंट करने से दर्द बढ़ता है। ओके। और फिर आप जब एग्जामिन करोगे तो आप बोलोगे कि ये सारे मूवमेंट करके दिखाइए ताकि वो चीजें पता चले, ठीक है, कि पेन इंटेंसिटी क्या है और वो सारी चीजें। ओके। नाउ डज पेन स्टेज इवन आफ्टर स्टॉपिंग द मूवमेंट या एक्टिविटी। क्या दर्द मूवमेंट और एक्टिविटी को रोकने के बाद भी हो रहा है। जैसे कि मान लो कि शोल्डर में कुछ इंजरी हुआ है, जैसे कि शोल्डर फ्लेक्शन जब जब करते हैं तो दर्द होता है, ठीक है। तो अब शोल्डर फ्लेक्शन करवाया हमने, दर्द होने लगा, सो दैट इज एग्जामिनेशन। पेशेंट आपसे कह रहा है कि जैसे ही हम कंधा को उठाते हैं ना तो दर्द होने लगता है, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे कि जब आप कंधा को उठाते हो दर्द होता है, तो फिर वापस अगर आप न्यूट्रल में लेकर के आते हो तो क्या दर्द आपका करता ही रहता है या दर्द आपका ठीक हो जाता है। और अगर आपका दर्द ठीक हो जाता है तो कितना देर लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पेन टू रिटर्न टू इट्स प्रीवियस लेवल, ठीक है। नाउ डू द एक्टिविटी ऑल्टर द इंटेंसिटी ऑफ पेन। अब मान लो कि पहले जितना दर्द हो रहा था, अब आपने मूवमेंट करा तो क्या दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट एग्रावेट्स और हेल्प टू रिलीव द पेन। और कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है, जिसके कारण जो आपका दर्द है
वो घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मैं बैठूंगा इस सर्टेन पोजीशन में, या मेरा हाथ अगर इस सर्टेन पोजीशन में रहता है, तो दर्द जो है वो बढ़ता है या दर्द जो है वो घटता है, या मैं सोता हूं तो वो दर्द जो है वो घटता है। तो ये सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क इज हाउ लॉन्ग हैज द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड। कितने दिनों से आपको ये प्रॉब्लम है, और उसमें आप क्या क्या नोट डाउन करोगे, उसमें आप नोट डाउन करोगे ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है। Now, acute means 7 to 10 days, subacute means 10 days to 7 weeks, and chronic means longer than 7 weeks. Okay. Now, the next question that you need to ask the patient is, do you protect or support the injured part? So, does the patient protect or support the injured part? That you need to see. Okay. Now, why is it relevant? ओके, तो जितना ज्यादा कंडीशन एक्यूट होगा, ठीक है, जितना कंडीशन एक्यूट होगा उतना ही कम स्ट्रेस आपके जॉइंट पे या टिश्यू पे दिया जाता है, नॉट आपके बट टू द पेशेंट ड्यूरिंग असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो ऑलरेडी दर्द जो है वो बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो है वो एक्यूट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हैज द कंडीशन अकर्ड बिफोर, या क्या ये पहली बार भी हुआ है आपके साथ, या पहली बार हो रहा है ये। अगर हाँ, तो उसका साइट नोट डाउन करेंगे, उसका ऑनसेट नोट डाउन करेंगे, उसका रिकवरी ड्यूरेशन नोट डाउन करेंगे अगर पेशेंट उससे ठीक हो गया है तो, या सिम्टम अगर स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है ये भी पूछेंगे। क्या आपने किसी तरह का ट्रीटमेंट लिया था जिससे कि जो सिम्टम्स है वो आपका घटा था, वो भी हम लोग पता करेंगे। डज द करेंट प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, क्या अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सेम पिछली बार की तरह है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट, ओके, और इज इट डिफरेंट, इफ डिफरेंट देन व्हाट्स डिफरेंट, ये सारी चीजें। Now, the next question is, has there been an injury on another part of kinetic chain as well? अब जैसे कि फुट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या नी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, हिप में भी प्रॉब्लम हो रहा है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। सो फुट प्रॉब्लम्स कैन लीड टू नी, हिप, पेल्विक और स्पाइन प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन और अदर सिम्टम्स इंक्रीजिंग। ठीक है, जब से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है और आप अभी आ रहे हो, तो क्या ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, क्या पेन स्टैटिक है या पेन उतना ही है, अगर हाँ तो कितने देर कितने दिनों से, ताकि जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रॉब्लम का जो प्रेजेंट स्टेट है उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है या स्टैटिक है। सो इज पेन स्टैटिक, इफ यस देन फॉर हाउ लॉन्ग। क्या सिम्टम बढ़ रहा है, सो अगर सिम्टम बढ़ रहा है सो दैट मीन्स कंडीशन इज गोइंग वर्स, राइट। तो कंडीशन जो है धीरे धीरे और वर्स होता चला जा रहा है। आर पेन और दी अदर सिम्टम एसोसिएटेड विद अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि दर्द जो है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो और ज्यादा दर्द जो है वो बढ़ जाता है, ये सारी चीजें। तो इसमें हम लोग कुछ और भी चीजों का क्वेश्चन एयर करते हैं, जैसे कि वास स्केल पूछते हैं, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितना दर्द है। कुछ कुछ पेन क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल भी यूज होता है, बॉक्स स्केल होता है, या फिर वर्बल रेटिंग स्केल, ये सारे स्केल्स हैं जो कि यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द पेन कांस्टेंट, पीरियोडिक, एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब कुछ एक सर्टेन एक्टिविटी करने के कारण वो बढ़ रहा है, या फिर ओकेजनल। अब एक एक करके समझते हैं व्हाट इज कांस्टेंट पेन। सो कांस्टेंट पेन इज ड्यू टू केमिकल इरिटेशन, ट्यूमर या फिर विजरल लीजन। अब किसी को ट्यूमर हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका दर्द जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सुबह शाम दिन रात हमेशा दर्द करेगा। पीरियोडिक पेन कहने का ये मतलब है, या फिर ओकेजनल पेन कहने का ये मतलब है कि ये मैकेनिकल से रिलेटेड है, यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड है और स्ट्रेस से रिलेटेड है, यानी कि जब आप मूवमेंट करोगे दर्द होगा, जब आप स्ट्रेस दोगे तो दर्द होगा। ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, पोजीशन और पोस्चर दैट इरिटेट्स और ब्रिंग द सिम्टम। ऑब्वियस सी बात है, अगर मूवमेंट और स्ट्रेस से रिलेटेड है तो आपको वो मूवमेंट पता करना होगा, राइट। नाउ द थर्ड वन इज एपिसोडिक पेन, यानी कि आपको ये काम कर रहे हो, आप स्पेसिफिक काम करते हो तो उस वक्त आपको जो सिम्टम है या दर्द है उस समय आपको दिखता है या फील होता है। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट से पूछना है, और उसके साथ एक हेल्थी रिलेशन आपको बिल्ड करना है। नाउ इज द पेन एसोसिएटेड विद रेस्ट, क्या रेस्ट जब आप कर रहा है, जब पेशेंट से आप पूछोगे कि जब आप रेस्ट करते हो क्या उस वक्त भी दर्द होता है, जब आप एक्टिविटी करते हो उस वक्त दर्द होता है, कोई एक सर्टेन पोस्चर है जिसमें जाने के वजह से दर्द होता है, कोई विशरल फंक्शन के कारण दर्द हो रहा है, किस टाइम पे दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें। नाउ
पेन on activity that decreases with rest usually indicates a mechanical problem such as adhesion. अब कोई एक एक्टिविटी कर रहे हो जिसके कारण दर्द हो रहा है, और वो रेस्ट जब आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो दर्द खत्म हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरह का मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अडीजन है. ओके. Next one is morning pain stiffness that improves with activity usually indicates chronic inflammation and edema which decreases with motion. अगर morning pain stiffness है और वो एक्टिविटी करने के बाद improve हो जा रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि chronic inflammation यूजुअली वही देखा गया है और एडिमा है, जो कि मूवमेंट या मोशन जब आप करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है. Now, pain as the day progresses usually indicate increased congestion in a joint. अब धीरे धीरे पेन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक दिन दो दिन इस तरह से दिन भी आगे काउंट हो रहा है, ठीक है. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देर इज इंक्रीज्ड कंजेशन इन अ जॉइंट, इंक्रीज्ड जॉइंट कंजेशन. Now, pain at rest and pain that worse at the beginning of activity than at the end implies acute inflammation. अब रेस्ट में भी पेन हो रहा है और कोई आप काम कर रहे हो तो जब आप स्टार्ट करते हो काम करना उस वक्त ज्यादा दर्द होता है इन कंपेयर टू जब आप काम खत्म करते हो. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है. ओके. नाउ, पेन not affected by rest or activity usually indicate bony pain or could be related to systemic disorders such as cancer या फिर visceral disease. अब रेस्ट हो रहा है तो भी दर्द है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो बोन पेन है या फिर सिस्टमिक डिसऑर्डर है, जैसे कि कैंसर या फिर विसरल डिजीज, कैंसर या फिर विसरल डिजीज. ना, chronic pain refers to multiple factors such as fatigue or certain posture or activity. क्रोनिक पेन मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि फटीग हो सकता है, कोई एक सर्टेन पोस्चर हो सकता है या एक्टिविटी हो सकता है. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. द सेकंड पार्ट विल बी अपलोडेड सून. चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा है, ठीक है, और डेटा भर भर के है, तो मैं चाहता था कि थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊं. सो दिस इज इट. आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा. सेकंड पार्ट में जितना जल्दी हो सके अपलोड करने की कोशिश करूंगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.